नमस्कार दोस्तों। हिस्ट्री के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज थोड़ा सा सेशन लंबा होगा क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन है नहीं। चलिए शुरू करते हैं। और जो पहले के वीडियोज़ हैं आप देखिएगा। कोशिश करेंगे आज जो इंडियन हिस्ट्री का जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला सेक्शन है वो ख़त्म करने का, और भी जो डिफरेंट छोटे मोटे फैक्ट्स हैं उसको ख़त्म करने का। ध्यान रखिएगा, यह रिवीजन सीरीज है, इसमें हम लोग ज़्यादा कंसेप्ट पे नहीं जाएंगे या डिटेल्स में नहीं जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पाकिस्तान की मांग से आज शुरुआत करते हैं कि पाकिस्तान की मांग सबसे पहले जो ये विचार आया था वो इकबाल थे। उनके मन में ये विचार आया था, उन्होंने ये विचार दिया था पाकिस्तान की मांग का। और ये शब्द पाकिस्तान शब्द जो है वो चौधरी रहमत अली। सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कभी ना कभी पूछे हुए हैं, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है। और पाकिस्तान दिवस मनाया गया था 23 मार्च 1943 को। ठीक। मुस्लिम लीग, आप परिचित होंगे मुस्लिम लीग से। मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था 1930 ईस्वी में, और उसके अध्यक्ष थे उस अधिवेशन के इकबाल। तो इकबाल ने मुस्लिम देश के लिए प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति दी इलाहाबाद अधिवेशन में 1930 ईस्वी में। इन्हीं इकबाल ने कहा था कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ। सोचिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, कहने वाले इकबाल ने ही पहली बार मुस्लिम देश के लिए एक निश्चित अभिव्यक्ति दी थी इलाहाबाद अधिवेशन 1930 ईस्वी में। फिर लाहौर अधिवेशन इससे संबंधित इंपॉर्टेंट है। 1940 में लाहौर अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का, उसके अध्यक्ष थे जिन्ना। इसी लाहौर अधिवेशन में दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी, मतलब भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र होंगे, हिंदू और मुस्लिम के लिए। तो असहयोग आंदोलन एक फैक्ट है, जिन्ना ने असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लिया था। गांधी जी का जो 3 आंदोलन है बड़े बड़े, उसमें से असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था। और हिंदू मुस्लिम एकता का दूत भी, मतलब सोचिए, सरोजनी नायडू ने मैं बताया था पिछले वीडियो में कि जब लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, उस समय सरोजनी नायडू ने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। उसी जिन्ना ने फिर पाकिस्तान की मांग की, और उसके बाद फिर काफ़ी चीज़ें खराब हो गई थी। आगे बात करते हैं। एक व्यक्तिगत सत्याग्रह है 1940 ईस्वी में, व्यक्तिगत सत्याग्रह। प्रथम सत्याग्रही सब लोग जानते हैं विनोबा भावे हैं। दूसरे सत्याग्रही जो है वो जवाहरलाल नेहरू हैं। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं क्रिप्स मिशन की। थोड़ा सा इससे पहले चलते हैं, थोड़ा पहले चलिए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से बात करते हैं हम लोग, ताकि हम लोग वहां तक धीरे धीरे पहुंचेंगे। कांग्रेस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है 1934 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। इसकी पहली बैठक हुई थी पटना में, और इसका गठन किसने किया था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का आचार्य नरेंद्र देव ने। और इसके संयोजक थे जयप्रकाश नारायण। यही जयप्रकाश नारायण ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी का भी गठन किया था। ठीक है। एक बॉम्बई मैनिफेस्टो पूछ देते कि बॉम्बई मैनिफेस्टो जो 1936 में निकाली गई थी वो किस चीज से रिलेटेड थी? तो वो समाजवादी विरोधी थी वो एक्चुअली में। ठीक है। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ऑब्वियसली समाजवाद के पक्षधर रहेगी। एक इंपॉर्टेंट जो चार्टर्ड एक्ट आया था भारत में, जो संवैधानिक सुधार हुए हैं उसके क्रम में बहुत सारे अंग्रेजों के द्वारा बहुत सारे चार्टर्ड एक्ट लाए गए हैं। 1935 का एक एक्ट था। उसी एक्ट के तहत प्रांतीय चुनाव हुए थे 1937 ईस्वी में। ठीक है। 1935 अधिनियम के अधीन ही हुए थे ये। इसमें क्या हुआ था कि अलग अलग जगह पे चुनाव हुए थे, अलग अलग प्रांतों में। तो कांग्रेस की जो मंत्रिमंडल थी वो 6 प्रांतों में बनी थी, और उसमें से पूर्ण बहुमत उनको 5 प्रांतों में मिली हुई थी। पूछ देते कि कांग्रेस को उसमें से कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिली थी और टोटल कितनी सरकार बनी थी। तो मंत्रिमंडल पूरा गठित जो हुआ तो 6 प्रांतों में, और पूर्ण बहुमत मिला था 5 प्रांतों में। ठीक है। बंगाल, पंजाब, असम में पूर्ण बहुमत कांग्रेस को नहीं मिली थी। उसके बाद प्रांतीय चुनाव जब हो गए तो उसके बाद की घटनाक्रम में, जब विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, उस समय जो अंग्रेज थे और जो कांग्रेस पार्टी थी उसके बीच में जो गैप पैदा हुआ, उसके बाद जो कांग्रेस जो चुनाव में आगे आए थे उन्होंने उस मंत्रिमंडल भी गठित किया था, और फाइनली उन्होंने
अपन इस्तीफा दे दिया था, मतलब 28 माह का ही कार्यकाल था वो। और 1939 ईस्वी में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस के सारे मंत्रिमंडल ने, जहां जहां गठित हुई थी सरकार सबने। और इस 1939 में जो उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था, तो मुस्लिम लीग ने इसको मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, मुस्लिम लीग का मानना था कि जहां जहां कांग्रेस मंत्रिमंडल है वहां वहां मुस्लिमों के प्रति अत्याचार हो रहे हैं, और उससे रिलेटेड बहुत सारे उन्होंने रिपोर्ट भी पेश किए थे। जैसे कि कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्ट, पीरपुर रिपोर्ट है, फिर आया था शरीफ रिपोर्ट, फिर मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल। तो ये सीक्वेंस पूछ सकते हैं, और ये तीनों किस चीज से रिलेटेड हैं वो भी पूछ देंगे कि किस चीज से रिलेटेड है, पीरपुर रिपोर्ट है या शरीफ रिपोर्ट है। ये कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में जो मुस्लिमों से शिकायत के प्रति जो गड़बड़ी यहाँ हो रही थी उससे संबंधित रिपोर्ट है। एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है त्रिपुटी संकट। उससे पहले जानिए कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, बहुत बड़े वो क्रांतिकारी लीडर थे हमारे, स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान रहा है उनका। तो सुभाष चंद्र बोस 1938 में अध्यक्ष बने थे। कहाँ पे? हरिपुरा अधिवेशन, गुजरात में हरिपुरा है। ये पूछते हैं क्वेश्चन, हरिपुरा अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे, सुभाष चंद्र बोस पहली बार अध्यक्ष कब बने? ठीक है, तो 1938 ईस्वी में हरिपुरा अधिवेशन जो कि गुजरात में है, हरिपुरा, उसमें अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस पहली बार। 1939 ईस्वी में क्या हुआ कि कांग्रेस की तरफ से समर्थन किसको था? गांधी जी का समर्थन था पट्टाभी सीताराम मैया को, और दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस काफी पॉपुलर लीडर थे उस समय। हुआ ये कि उस समय चीजें ऐसी हुई कि पट्टाभी सीतारामैया गांधी जी के समर्थन के बावजूद हार गए चुनाव में, और अध्यक्ष बने दूसरी बार जबलपुर अधिवेशन, जबलपुर में ये अध्यक्ष बने 1939 में। ठीक है, फाइनली जब त्रिपुरा में क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया और राजेंद्र प्रसाद उसके फिर अध्यक्ष बन गए। ठीक है, तो यही त्रिपुरी संकट कहलाता है। अब आगे चलते हैं, देसी रियासतों के बारे में जानिए थोड़ा। देसी रियासतें क्या है? देसी रियासतें उस समय जो भारत था अलग अलग जगह प्रांतों में बटा हुआ था, कुछ पर डायरेक्ट कंट्रोल था ब्रिटिश का, अंग्रेज सरकार का, और कुछ पर जो वो देसी रियासतों के थ्रू कंट्रोल करते थे। देसी जो राजा थे वो कुछ लगान देते थे, वो टैक्स देते थे, तो इनडायरेक्टली वो कंट्रोल करते थे अंग्रेज। उन देसी रियासतों के बारे में बात करते हैं। 1927 ईस्वी में एक कमेटी बनाई गई थी, बटलर कमेटी, जो कि भारत सरकार एवं देसी जो राज्य थे उनके संबंध के लिए बनाया गया था। तो ये पूछते हैं कि बटलर कमेटी किस चीज से रिलेटेड थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक 1939 में भारत प्रजामंडल, ऑल इंडिया पीपल्स कॉन्फ्रेंस, ये बनाया गया था। ये भी देसी रियासतों से ही संबंधित था, और इसके अध्यक्ष थे नेहरू। भारत प्रजामंडल, ऑल इंडिया पीपल्स कॉन्फ्रेंस। उस समय जो देसी रियासतें थी उनकी सारे जो देसी रियासतें थी उनकी अलग अलग मंशाएं थी। कुछ लोग चाहते थे कि हम स्वतंत्र ही रहें, जैसे हैं वैसे ही रहें। कुछ लोग चाहते थे हम पाकिस्तान में मिल जाएं, कुछ चाहते थे हम इंडिया में मिलें। ठीक है, तो 3 राज्य जो है संघ में शामिल नहीं हुआ, स्वतंत्रता तक जो है शामिल नहीं हुआ। जिसमें जब देश का एकीकरण हो रहा था तो उस समय पटेल जी का बहुत बड़ा योगदान था उसको एकीकरण के लिए। एक जूनागढ़ था, एक हैदराबाद था, एक जम्मू कश्मीर था। जम्मू कश्मीर फाइनली 26 जनवरी 1947 को शामिल हुआ। हैदराबाद का ये मानना था कि हम स्टैंड स्टिल है, जैसे हैं वैसे रहे, हम अलग रहें दोनों से, ना पाकिस्तान में मिले ना भारत में मिले। ठीक है, और पंजाब प्रांत जो है वो स्वतंत्र और संयुक्त अस्तित्व की योजना बना रहे थे। वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र हुआ। मैं बताया आपको क्यों त्यागपत्र हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में जो अंग्रेज थे वो चाहते थे, ब्रिटिश जो थे वो चाहते थे क्या कि भारत को भी शामिल कर लिया जाए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, और वो भारत के मर्जी के बिना। तो इसको लेके जो गैप पैदा हुआ उसी कारण से 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल जो बनी थी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसको मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था मुस्लिम लीग ने। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? वो विंस्टन चर्चिल थे। पूछ देते हैं क्वेश्चंस। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा पहले, तो ऑन सीक्वेंस ही चल रहे हैं। द्वितीय विश्व 1939 का टाइम हो रहा है। अब थोड़ा सा आगे चलिए। हमने आपको बता दिया था कि मुस्लिम लीग सबके बारे में पाकिस्तान की मांग बता दिया था मैंने आपको। अब क्रिप्स मिशन, मुस्लिम जो भारत
में जो ब्रिटिश शासन थी, उन्होंने भारत को शामिल करने के लिए कहा कि हम क्या करेंगे, आप हमारे साथ युद्ध में शामिल होइए जो वर्ल्ड वॉर हो रहा है, और बदले में हम एक कैबिनेट मिशन बनाएंगे और क्रिप्स मिशन बनाएंगे, और उसके थ्रू आपको कुछ स्वायत्तता दी जाएंगी। ठीक है, अब क्रिप्स मिशन के में क्या क्या चीजें थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्रिप्स मिशन 1942 में आया। इसमें क्या था कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दी जाएगी, प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक संघ बनाया जाएगा, कोई भी प्रांत या राज्य संघ के बाहर रह सकता है। ये एक नेगेटिव था इसका बहुत बड़ा। और यह भी बताया गया था कि भारतीय संविधान जो बनाया जाएगा वो भारतीय जनता द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, और कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार क्रिप्स मिशन के लिए कौन थे? जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल। गांधी जी ने कहा कि ये जो है पोस्ट डेटेड चेक है, किसका? वो भी क्रैशिंग बैंक का। वैसा बैंक जो क्रैश कर रहा है उसका पोस्ट डेटेड चेक है ये क्रिप्स मिशन, कि बोल रहे हो, हमें लुभा रहे हो कि भाई अभी साथ दे दो, जब युद्ध जीत जाएंगे तो आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, आपको एक संघ बनाने का मौका दे देंगे। आज इसमें से कि कोई जो है कोई राज्य बाहर भी रह सकता है, भारतीय संविधान भारतीय जनता के द्वारा बनाई जाएगी। तो गांधी जी जो इस तरह से कर रहे थे, इसलिए नेहरू ने क्या किया कि ये जो है राजनीतिक फिरौती एक तरह से कर रहे हैं, ये ब्लैकमेल कर रहे हैं गांधी जी, है ना। अब इसके बाद इनको लगा कि ये बढ़िया मौका है कि ब्रिटेन जो है द्वितीय विश्व युद्ध में फंस चुका है, अब बढ़िया मौका है कि उस पर अटैक किया जाए। ठीक है, तो भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। किसके नेतृत्व में? जान रहे होंगे, गांधी जी के नेतृत्व में। उसी क्रिप्स मिशन की प्रतिक्रिया स्वरूप में उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल थे। भारत के प्रधान सेनापति वेवेल। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस कार्यकारिणी द्वारा प्रस्ताव इसके लिए पेश किया गया था। कहां पे? वर्धा में। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? मौलाना आजाद। ये लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहे हैं उसके बाद। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 9 अगस्त 1942। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिए। इसमें एक एक चीज पूछे जाते हैं कि प्रस्ताव कहां पास हुआ, कब पास हुआ? 14 जुलाई 1942 को। कहां पास हुआ? तो ग्वालियर टैंक मुंबई में। कब पास हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। ठीक है, जब प्रस्ताव पास हुआ वर्धा में, तो उसमें नेहरू जी थे, उन्होंने प्रस्ताव पास किया। समर्थन कौन दिया? पटेल जी ने। ठीक है, और यह कहा गया कि यह गांधी जी का आंदोलन है। तो भारत छोड़ो आंदोलन को नेतृत्व किसने दिया? गांधी जी ने। और उसी समय उन्होंने डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया। उनको फिर वर्धा जेल में, वर्धा में आगा खां पैलेस में रखा गया। कुछ लोग भारत छोड़ो आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था। इसमें अधिकांश पूरी जो जनता थी भारत की, लगभग सारे सेक्शन ने उसमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन कुछ लोगों ने उसमें भाग नहीं लिया। वो कौन कौन थे? समर्थन नहीं देने वालों में श्रमिक वर्ग थे, जो कम्युनिस्ट वाले पोर्शन, जो हिंदू महासभा ने नहीं दिया था, ये कम्युनिस्ट जो थे उन्होंने नहीं दिया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, और यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने इनको समर्थन नहीं दिया था भारत छोड़ो आंदोलन को। उसी से रिलेटेड है कांग्रेस रेडियो। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन किए थे? उषा मेहता थी, वो कांग्रेस रेडियो से रिलेटेड हैं, जिन्होंने उस समय गुप्त रूप से स्वतंत्रता के पक्ष में भाषण दिया था। फिर राम मनोहर लोहिया भी कांग्रेस रेडियो से संबंधित थे। आगे बात करें भारत छोड़ो आंदोलन से ही रिलेटेड। अच्छा, इसमें क्या हुआ? जिन्ना ने अंग्रेजों को सहयोग दिया, उल्टा ही, और मुस्लिम जो थे वो आंदोलन से दूर थे। जिन्ना के ही कहने पर मुस्लिम आंदोलन से दूर थे भारत छोड़ो आंदोलन में। लिनलिथगो थे, उसने कहा कि 1857 के बाद सबसे अधिक गंभीर विद्रोह है ये भारत छोड़ो आंदोलन है। राजेंद्र प्रसाद जी को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को, और बांकीपुर जेल भेज दिया गया। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बांकीपुर जेल। ठीक है, इस तरह हजारीबाग जेल में शिव कुमार और रामान जी को रखा गया।
सबसे ज्यादा प्रभावित जो जगह था वो बिहार और संयुक्त प्रांत, जो यूपी वाला पोर्शन है, वो बिहार और संयुक्त प्रांत सबसे ज्यादा प्रभावित था भारत छोड़ो आंदोलन में। और बिहार में भी सबसे ज्यादा प्रभावित जो जगह था वो था मुंगेर, ठीक है। और भूमिगत गतिविधियां भी चली, वैसे गिरफ्तारी हो रही थी बहुत ज्यादा, जो अंग्रेज थे बिल्कुल बौखला गए थे उस समय, उन्होंने ये नीति दमन करने की नीति अपनाई, तो उस समय बहुत सारे लोग भूमिगत भी हो गए थे। तो भूमिगत गतिविधि कौन किसने चलाई थी? जयप्रकाश नारायण ने और ना आसफ अली ने। एक थे गांधी जी के जीवनीकार, जो अमेरिकी पत्रकार थे, लुई फिशर। पूछ लेते हैं कि लुई फिशर कौन थे? तो गांधी जी के जीवनीकार थे और अमेरिकी पत्रकार थे वो, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड उस समय काफी चीजें कवर की हैं उन्होंने। अब आगे चलते हैं। अभी इसी से रिलेटेड हम लोग फैक्ट्स देखेंगे कुछ। 7 दिसंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ल पटना लाए, पूछा गया है ये सब क्वेश्चन इसीलिए। राम प्यारी कौन है? ये श्री जगत नारायण लाल की पत्नी है, फैक्ट्स है। तो अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, समानांतर सरकार जो है वो कहां कहां स्थापित हुई भारत छोड़ो आंदोलन के समय में? तो बलिया और सतारा में समानांतर सरकारें स्थापित हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद श्री राजगोपालाचारी द्वारा द वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया गया था। ये पूछ देते हैं द वे आउट किसके द्वारा जारी किया गया था? तो इसके श्री राजगोपालाचारी के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान चुके हैं, अब और ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं इनको, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, उम्मीद है दिख रहा होगा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहां हुआ था? तो कटक में हुआ था। इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी 1943 में, और इसके प्रथम सेनापति बनाए गए थे कैप्टन मोहन सिंह को। आजाद हिंद फौज को द फ्री इंडियन लीजन, इंग्लिश में अगर बोले तो द फ्री इंडियन लीजन, आजाद हिंद फौज, इसके प्रथम सेनापति कैप्टन मोहन सिंह। आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय जो था, हेडक्वार्टर जो था, वो रंगून में था। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट जो है ये इसी आजाद हिंद फौज से रिलेटेड है। अस्तित्व में कहां पे आया आजाद हिंद फौज? मलाया में आया, पूरा पूरा फैक्ट है। आजाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया? 12 नवंबर 1945 को मनाया गया। फिर INA, इसकी स्थापना हुई थी, किसने की थी? मोहन सिंह। इसी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही ये सब उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है। तो स्थापना कौन की थी? मोहन सिंह ने की थी, ठीक है। और ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फुजियामा, ये दो लोग थे जिसका बोला था मानसिक पुत्र था INA। उसके बाद फिर सुभाष चंद्र बोस और कैप्टन मोहन सिंह जो है उससे जुड़े। सुभाष चंद्र बोस जी का नारा जो है आप लोग को पता ही हो। एक गठन में INA के गठन में सहयोग किसने दिया था? रास बिहारी बोस ने। ये भी बड़े क्रांतिकारी थे। देश नायक, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और सुभाष चंद्र बोस ने ही यह नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और जय हिंद का नारा दिया था। कुछ चीजें और, एक लाल किला मुकदमा है। लाल किला मुकदमा वो इसी आजाद हिंद फौज से रिलेटेड है। उसके 3 सिपाही थे, 3 अधिकारी थे, गुरुदयाल सिंह, प्रेम सहगर और शाहनवाज। इन तीनों को गिरफ्तार किया गया था फाइनली, और उसको 7 साल की सजा सुनाई गई थी, 7 इयर्स की सजा सुनाई गई थी। राशिद अली थे उस समय जज थे, उन्होंने सजा सुनाई थी, लेकिन हो सकता था कि उनको मृत्युदंड भी हो जाता। तो पैरवी के लिए वकीलों की टीम बनी थी। भूला भाई देसाई अध्यक्ष थे उस वकीलों की टीम के। नेहरू भी थे, पटेल भी थे, कैलाशनाथ काटजू भी थे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लाल किला मुकदमा में जो गुरुदयाल सिंह थे, ये भी क्वेश्चन पूछा है कि कौन कौन थे? गुरुदयाल सिंह, प्रेम सहगल, शाहनवाज। या फिर ये पूछ सकते हैं कि लाल किला मुकदमा किस चीज से संबंधित था, या ये भी पूछ सकते हैं उसमें पैरवीकार वकील कौन थे, उसमें अध्यक्ष कौन थे। सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, पूछ सकते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग। भारत छोड़ो आंदोलन वाला पार्ट हो गया। अब थोड़ा सा कैबिनेट मिशन को देखते हैं। कैबिनेट मिशन जो है वो 1946 मई के महीने में यहाँ पे आया। इसमें 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन नाम से ही है, वहां के कैबिनेट के सदस्य थे पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। 3 यही क्रिप्स पहले भी क्रिप्स मिशन में आए हुए थे। तो पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स 3 सदस्य कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आई। इसने कुछ बातें कही, जैसे कि प्रांतीय समूहीकरण होगा, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम जो मंत्रिमंडल है वो भारतीय सदस्यों द्वारा होगा, और उन्हें संविधान निर्माण का अधिकार होगा भारतीयों को। इसके अलावा वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो है पुनर्गठन किया जाएगा। उनकी काउंसिल होती थी,
उनका पुनर्गठन किया जाएगा, उसके सभी विभाग जो है उसमें भारतीय नेता रहेंगे। काफी कुछ मैं आपको बताया कि भारत में जो संवैधानिक सुधारों की श्रृंखला जो चली थी 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट से, वो क्रमशः बढ़ती गई, भारत को ज़्यादा अधिकार देते गए और फाइनली ये कैबिनेट मिशन में इसमें बहुत सारे अधिकार दिए गए और इसी कैबिनेट मिशन ने संघीय सरकार के लिए सिफारिश की और इसके पूरी तरह पक्ष में थे गांधी जी। ठीक है, फाइनली संविधान सभा के बारे में हम बात करते हैं। संविधान सभा 1946 में बनाई गई। संविधान सभा का विचार जो है सबसे पहले 1936 में कांग्रेस के द्वारा लाया गया था ये विचार, और कैबिनेट मिशन के अंतर्गत या उसी के अंतर्गत इसका गठन किया गया संविधान सभा का। पूछ लेते हैं कि संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। संविधान निर्मात्री परिषद एक बनाई गई जिसमें कि 10 लाख पे एक व्यक्ति को चुना जाना था। इसका पहला सत्र 9 दिसंबर 1946, सारे क्वेश्चन पूछते हैं, जिसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को पहला सत्र हुआ। नाइनटीन 46 में प्रांतीय सभाओं द्वारा संविधान सभा का चयन किया गया और इसके अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली। अब जब गठन हो जाएगा तो फिर अंतरिम सरकार बनेगा। अंतिम सरकार जो है अंतरिम सरकार 1946 में बनी, किसके नेतृत्व में? नेहरू जी के नेतृत्व में। पूछ देते हैं कि अंतिम सरकार में कौन कौन मंत्रालय किसके पास था। उसमें से 2 इंपॉर्टेंट मंत्रालय जो मैं लिखा हूं, एक तो रेलवे आसफ अली के पास और वित्त लियाकत अली के पास। ठीक, कौन सदस्य नहीं थे अंतरिम सरकार के? तो अंबेडकर और अबुल कलाम आजाद इसके सदस्य नहीं थे। 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग की सरकार कहां बनी थी? बंगाल में बनी थी और इन्हें मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाई थी। सीधी कार्रवाई दिवस मतलब खुल के अब विरोध करेंगे। अब उसी जगह, इसी कारण बहुत सारा जगह पे दंगा भी हुआ था। आगे चलते हैं, अब भारत विभाजन की बात करते हैं। भारत विभाजन और स्वतंत्रता। उस समय यूके में सत्ता में कौन आई? लेबर पार्टी। उसके प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली। ये था कि फरवरी 1947 में ये था कि जून 48 तक भारत को छोड़ दी जाएगी। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई जिसको कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। इसी माउंटबेटन योजना के तहत भारत जो है स्वतंत्र भी हुआ और विभाजित भी हुआ। स्वाधीनता विधेयक जो था इसको राष्ट्रीय स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को मिल गई। 3 जून को आई थी। इतनी उस समय हड़बड़ी थी समझ लीजिए ब्रिटिश को कि उन्होंने सोचा कि जल्दी, एक्चुअली हालत भी बहुत खराब थी यहाँ बंटवारे के नाम पे, धर्म के नाम पे बहुत ज़्यादा दंगे हो रहे थे। इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। उधर जो है जो आर्मी थी वो विद्रोह करने लगी थी। नेवी उस समय विद्रोह हुआ है, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी ब्रिटिश को। वो सोच रहे थे कि जल्दी जल्दी यहाँ से निकलें। तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई और 18 जुलाई 1947 को राज्य की स्वीकृति भी मिल गई इस विधेयक को। इसी को बाल्कन प्लान बोलिए एक तरह से। बाल्कन प्लान मतलब विभाजन से रिलेटेड है। जो बाल्कन प्रायद्वीप उसको अलग अलग टुकड़ों में जो बांटा गया, उसी तरह से भारत को भी बांट दिया गया था। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत विभाजन प्रथा स्वीकार कर लिया गया। उस समय अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। ये सब क्वेश्चन पूछते हैं कि किस अधिवेशन में विभाजन प्रथा को स्वीकार किया गया। तो दिल्ली अधिवेशन में 14 जून 1947 को अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। प्रस्ताव के विपक्ष में थे खान अब्दुल गफ्फार खान और प्रस्ताव को समर्थन अबुल कलाम आजाद ने दिया था। विभाजन के प्रस्ताव को डॉक्टर किचलू क्या बोले थे कि विभाजन का प्रस्ताव जो है वो राष्ट्रवाद का संप्रदाय के वाद के पक्ष में सहमति है, समर्थन है एक तरह से बोले तो। आगे चलिए, अब फैक्ट्स देखते हैं। 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को केंद्रीय असेंबली में सारे जहां से अच्छा और जनगण मन किसने गाया था? क्वेश्चन पूछते हैं। तो एम.एस. सुब्बलक्ष्मी जो सिंगर थी, क्लासिकल सिंगर, उन्होंने 14-15 अगस्त की रात में 1947 की रात में असेंबली में सारे जहां से अच्छा और जनगण मन गाया था। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा की गई। सी राजगोपालाचारी जो थे भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री कौन थे? तो बी.आर. अम्बेडकर थे।
जेबी कृपलानी के बारे में सुन लिए, स्वतंत्रता के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे, अभी बताया मैं आपको, और 1946 में मेरठ अधिवेशन में भी वो अध्यक्ष थे। माउंट बेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो नेहरू और पटेल ने किया था। आर कोपलैंड थे एक, उन्होंने क्या कहा था कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था। पूछते हैं कि ये किसका स्टेटमेंट है। फिर के एम पर्णिकर ने क्या कहा था कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? कि भारत का एकीकरण है। के एम पर्णिकर ने क्या कहा था। अब हम लोग थोड़ा सा संवैधानिक विकास को मैं बार बार बोल रहा हूं कि भारत में जो संवैधानिक विकास हुआ है उसकी जो चर्चा हो रही है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। शुरुआत होती है रेगुलेटिंग एक्ट से। बात है 1773 ईस्वी की, रेगुलेटिंग एक्ट। इस समय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद बना। बिहार के लिए प्रांतीय सभा का गठन हुआ 1774 ईस्वी में, और इसी के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, जिसके मुख्य न्यायाधीश पहले जो थे हम्पे करके थे। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ। इसमें क्या था कि कंपनी के निदेशकों को सभी कागजात ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करना होगा। पहले क्या था कि कंपनी जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो मनमानी ढंग से काम करती थी, लेकिन जब देखा कि फायदा हो रहा है यहाँ से और यहाँ पे नियंत्रण करना जरूरी है, मतलब यहाँ पे संवैधानिक विकास करना भी जरूरी है, यहाँ पे शासन अगर करना है तो उसको प्रॉपर वे में मैनेजमेंट के थ्रू करना पड़ेगा, तब धीरे धीरे जो ब्रिटिश सरकार थी वो अपने कंट्रोल में करने लगी थी। वही मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कंपनी के जो निदेशक थे, जो डायरेक्टर्स थे, उनको ये बोला गया कि आप जो जितना भी कागजात है आपको इस भारत से रिलेटेड वो ब्रिटिश सरकार को दिखाना होगा। ठीक, अब आता है उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट एंड देन 1784 इट्स पिट्स इंडिया एक्ट। उस समय नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई, ऑब्वियसली कंपनी की चीजों को नियंत्रित करने के लिए। और पिट्स इंडिया एक्ट में ही ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बोलते हैं, यही ब्रिटेन परिषद कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए। एक कॉर्नवालिस इसी समय से रिलेटेड है। उन्हीं के समय में 1786 का एक्ट आया था। गवर्नर जनरल को समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया था। मतलब 1786 के एक्ट में कॉर्नवालिस को एक वीटो का अधिकार, जो गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार दिया गया था। और इसी कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में जिला कलेक्टर न्यायिक शक्ति से वंचित कर दिया गया था। पहले क्या था कि जैसे राजा लोग क्या होते थे, उसमें सारी शक्तियां निहित थी, कार्यपालिका हो, विधायिका हो या फिर न्यायपालिका हो। तो इस समय कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, जिला कलेक्टर क्या हो गया, एग्जीक्यूटिव्स हो गए, और न्यायपालिका क्या हो गया, जुडिशरी हो गई। दोनों को अलग किया। तो ये भी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि किसने जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग किया? 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने जिला कलेक्टर और न्यायिक शक्ति से को वंचित किया। अब आगे बात करते हैं। फिर आया चार्टर्ड अधिनियम 1813। भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार खत्म हो गया, केवल चाय पर बचा। देखिए धीरे धीरे कंपनी की शक्ति को कम कर रही है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है कंपनी की शक्ति कम कर रही है। तो भारतीय व्यापार, पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पे व्यापार करने के लिए आई थी, तो भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार खत्म कर दिया गया। जो चाय का जो व्यापार था केवल उस पर उनको अधिकार दिया गया। और भारतीय शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किए गए, 1 लाख रुपए उसके के लिए अलॉट किया गया था। पहली बार ये काम किया गया था, चार्टर्ड अधिनियम 1813। इसी में ईसाई मिशनरी जो थे उनको भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई थी। ठीक है। फिर 1833 के बाद आता है चार्टर्ड एक्ट 1833। अब इसमें जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, और गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान की गई। इसी में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक गतिविधि समाप्त हो गई। जो चाय पे था 1813 में, चाय पे जो व्यापार करने का अधिकार था दिया गया था, बाकी सब खत्म कर दिया गया था। अब वो सारे खत्म हो गए, अब चाय वाला भी नहीं रहा चार्टर्ड एक्ट 1833 में। इसी प्रकार गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की जाने लगी। पहले कानूनी सदस्य की नियुक्ति नहीं होती थी। 1833 के एक्ट में, ये सब सारे क्वेश्चन पूछ देते हैं कहीं से, ये किस एक्ट में किया गया था, किस चार्टर्ड में किया गया था, सब पूछते हैं, इसलिए इसको अच्छे से देखिएगा। उसके बाद आता है चार्टर्ड एक्ट 1853।
तो नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा, जो अभी कॉम्पिटिशन का एग्जाम जो होता है ना, कॉम्पिटिशन जो होते हैं सिविल सर्विसेज के लिए, उस समय शुरुआत हुई 1853 में। और पहली बार एक क्रियाशील विधान परिषद का भी सृजन हुआ था उस समय। उसका 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय, उसके बाद फिर काफी कुछ चेंजेज हुए, तो 1858 का उस समय एक्ट आता है। 1857 के एक्ट में 1858 में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। शुरू में तो ईस्ट इंडिया कंपनी का धीरे धीरे पावर कम किए, जब 1857 का विद्रोह हो गया तो उसको खत्म ही कर दिए और फाइनली ब्रिटिश क्राउन अपने हाथ में ले ली पूरी शक्ति। फिर आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसमें गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। अध्यादेश जानते होंगे, अभी भी राष्ट्रपति को है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के थ्रू ही गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। इसके बाद विभागीय पद्धति, जो अभी बोलते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, वो इसी के थ्रू दी गई। अच्छा, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, यहां पे उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अब आगे चलते हैं, भारत परिषद अधिनियम 1892। इसमें भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया था। पहले क्या था, सब लोग मौन चुपचाप अपना सुन लो। अब कम से कम ये है कि तुम लोग बोल भी सको। तो भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था। और इसी समय परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1909 वाला। इसी में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की शुरुआत हुई, जो फूट डालो राज करो नीति वाला जो है। ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक यही इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 रहा। फिर कुछ फैक्ट्स हैं। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कौन कौन से थे? 1835, 1867, 1878, 1908। ये सारे जो थे मीडिया को नियंत्रित करने के लिए इस समय एक्ट बने थे। 1835, 1867, 1878 और 1908। पूछते हैं ये क्वेश्चन, पूछा हुआ क्वेश्चन एक्चुअली। इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा भारत और इंग्लैंड में एक साथ कब आयोजित की गई? एक समय में 1922 ईस्वी में। इसके बाद आता है जो कुछ छूटे हुए हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। मार्ले मिंटो बताया 1909 वाला, अब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। ये 20 अगस्त 1917 को ये रिपोर्ट आई थी। और इसमें किया गया था, लोक सेवा को परीक्षा जो सिविल सर्विस की एग्जाम है वो इंग्लैंड और भारत में एक साथ कराने की परमिशन दिया गया था, संस्तुति की गई थी। और इसी के बाद आधार पर 1922 में पहली बार एक ही समय पे हुआ था एग्जाम। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पे ही फिर भारत सरकार ने 1919 आया, जिसको भी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं, 1919 आया। उसमें मॉन्टेग्यू क्या थे? भारत सचिव थे, और चेम्सफोर्ड वायसराय थे इस समय। अब आगे चलिए, भारत सरकार अधिनियम 1935, ये संवैधानिक सुधारों की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है। उसके बहुत सारी चीजों को बाद में हमारे जो संविधान बना है उसमें लिया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935, प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त। इसमें क्या क्या चीजें थी? प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त किए गए, गवर्नरों को विधायक की क्रियाओं में वीटो का अधिकार दिया गया, प्रांतीय स्वशासन लाया गया, संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान हुआ। इसके बारे में क्या किए थे? ये नेहरू जी क्या बोले थे कि गुलामी का अधिकार पत्र है, या ये भी बोले थे कि एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। भारत सरकार अधिनियम के बारे में बोले थे। और केंद्र में अखिल भारतीय संघ, द्विपक्षीय विधानमंडल और साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। ये पता होगा कि साइमन कमीशन जो आया था उसमें सब लोग विरोध किए थे। फिर उसी के आधार पर फिर नेहरू रिपोर्ट भी बना था। फिर फाइनली इसी के रिपोर्ट, साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही ये भारत सरकार अधिनियम 1935 बना था, जिसमें ये सारी चीजें उसमें थी। लेकिन इसको अस्वीकार कर दिया। मैं बताया कि आपको नेहरू जी ने इसको ऐसी कार बताया जिसमें ब्रेक है पर इंजन ही नहीं है, फिर क्या फायदा। तो कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन जो 1936 में होता है, इसमें भारत सरकार अधिनियम की चीजों को अस्वीकार कर दिया था। एक और फैक्ट है भारत सरकार अधिनियम से रिलेटेड कि अनुदेश इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जिसके आधार पे बाद में डीपीएसपी जो बोलते हैं वो बना था, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। अब कुछ फैक्ट्स चलते हैं, प्योर फैक्ट। अच्छा, भारतीय दंड संहिता के बारे में आपको पता ही है। 1860 में भारतीय दंड संहिता आई थी। अभी कुछ चेंजेज हुए हैं, अभी उसका क्या नाम है ये आप लोग बताइएगा। भारतीय दंड संहिता का क्या नाम है?
कब चेंजेज हुए, आप डेट भी बताइएगा। इधर के चलते हैं, प्रथम आंग, कुछ युद्ध हैं, जैसे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, 1775 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मराठा मैसूर युद्ध 1780 में। प्योर फैक्ट है ये सब। प्रथम आंग, अगर सीरियली पढ़िएगा तभी फायदा होगा, पहले के वीडियो में ये सब दिया हुआ है। प्रथम आंग्ल बर्मा 1824-26 में। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767-69 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790-92 में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में। जब अंग्रेज आ रहे थे तो उस समय मैं बताया था आपको कि अलग अलग जो प्रांतीय राजा थे उस समय अलग अलग युद्ध हुए थे, जैसे कि मैसूर कर्नाटिक वॉर हुआ था, ठीक है, कर्नाटिक वॉर हुआ था, फिर मैसूर के साथ हुआ था, फिर सिख के साथ हुआ था या पंजाब के साथ हुआ था, अफगानिस्तान के साथ हुआ था, अलग अलग जगह पर हुआ था, तो उसी से रिलेटेड ये है। आगे चलिए। अब प्योर फैक्ट हैं कुछ। तो भारत के संदर्भ में शासन में, भारत में जो शासन हो रहा है वो पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण को अपनाया किसने, थॉमस मुनरो ने कहा था। उड़ीसा जो में अकाल आया था बहुत जबरदस्त 1867 67 में उड़ीसा में आया था फेमाइन, सी ऑफ कैलेमिटी भी बोलते हैं इसको। इसी के जांच के लिए स्ट्रेची आयोग बनाया गया था और उन्होंने भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 में पेश किया था। स्ट्रेची आयोग पूछ देगा, स्ट्रेची आयोग किस चीज से रिलेटेड है, फेमाइन से रिलेटेड है, मतलब अकाल से रिलेटेड है। कब आया, तो 1883 में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, मैं बताया था आपको वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। बंगाल टेनेसी एक्ट, बंगाल टेनेसी एक्ट को नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड अवध एक्ट भी बोलते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग का नाम जुड़ता है पिंडारी दमन, पिंडारी थे लुटेरे टाइप के थे ऐसा बोला जाता है, इस पर फिल्में भी बनी है। और लॉर्ड हेस्टिंग उसको खत्म करने के लिए जिम्मेवार थे। एमजी रानडे ने बाल विवाह को खत्म करने के लिए अच्छा खासा काम किया। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, केवल फैक्ट हम लोग देख रहे हैं, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें रुहेलखंड जो जगह है उसको कौन वहां पे लीड कर रहा था, तो खान बहादुर खान। इटली, इटली जो थे, ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। इटली प्रधानमंत्री थे, आपको पता होगा उस समय, मैं बताया भी था अभी जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो लेबर पार्टी की सरकार थी। तो ब्रिटिश सरकार, इन्होंने कहा था कि भारत के विभाजन के लिए ब्रिटिश सरकार उत्तरदायी नहीं है। अरविंद घोष ने क्या कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र जीवन का श्वास है। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड इन्होंने ही लिखा है और कांग्रेस की इसमें आलोचना की गई है। क्यों, क्योंकि बोला कि अरविंद घोष ने कहा कि कांग्रेस जो है वो जो आम लोग हैं, सर्वहारा वर्ग जो है उससे अलग है, उससे दूर है। पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर पहले लोकसभा अध्यक्ष थे, पूछे हैं क्वेश्चन। अंबेडकर जी की मृत्यु कब हुई, 6 दिसंबर 1956 को। अब टैगोर जी के बारे में जानिए, इनकी मृत्यु कब हुई, 1941 में। महात्मा गांधी ने इनको महान प्रहरी कहा था। टैगोर प्राचीन भारत और उसकी संस्कृति का गुणगान करते थे। शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह को उन्होंने राष्ट्र निर्माता माना था टैगोर ने। और इन्होंने कहा था कि मराठे जो है बहादुर नहीं है, मराठों की बहादुरी का खंडन किया था टैगोर जी ने। ठीक है, सबकी अपनी सोच है। गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है और हमें इसे कस के पकड़ना होगा। ये स्टेटमेंट है, पूछ देते हैं कभी किसका स्टेटमेंट है। इसी प्रकार सुभाष चंद्र जी बोस जी ने कहा था कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में संभव नहीं है। प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है नेहरू जी का कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है पर कृषि प्रतीक्षा नहीं कर सकती। आगे चलिए, कुछ फैक्ट्स हैं। स्काउट गाइड के बारे में आपको पता होगा, बैडन पावेल ने को जन्मदाता कहा जाता है स्काउट गाइड का। बॉम्बई में पहली भारतीय कपड़ा मिल कब, 1854 ईस्वी में बनी। कहां बनी, ये पूछ देते हैं कहां बनी, मुंबई में बनी। और कब बनी, तो 1854 में। क्या, भारतीय कपड़ा मिल। दादा भाई नौरोजी ने कहा था, इनके बारे में तो मैं बहुत सारी चीजें बता चुका हूं। उन्होंने कहा था कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बने हैं। फ्रैंक मॉरिस जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार थे ये, जैसे लुई। फ्रैंक मॉरिस कौन थे, जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार थे।
1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किसने की थी? मौलाना हसरत मोहानी ने। 31 दिसंबर 1928 सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन दिल्ली में किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे आगा खान। अगस्त 1923 हिंदू महासभा का अधिवेशन हुआ था बनारस में, जिसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। पूछते हैं ये सब क्वेश्चन, पूछे हुए हैं इनफैक्ट। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जगत नारायण लाल को कहां रखा गया था? तो हजारीबाग जेल में रखा गया था। पूछा हुआ क्वेश्चन है। कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई की समाधि कहां पे है? आगा खां पैलेस पुणे में है। ये भी पूछे थे कहां पे? आगा खां पैलेस, तो पुणे में। कांग्रेस के आधिकारिक इतिहासकार पट्टाभी सीतारामैया। सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। व्हिटली आयोग किससे से रिलेटेड है? श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन कर सिफारिशें प्रस्तुत करना इसका काम था व्हिटली आयोग का। मतलब कहीं ना कहीं जो श्रमिक थे, लेबर्स थे, उनसे रिलेटेड था ये। कैथरीन मेयो, एडल्स हैक्सले, जॉर्ज एंड्रूज और विलियम डिग्बी, ये चारों लोग थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणी की थी। पूछ देते हैं इनमें से कौन कौन से ऐसे थे कि जिन्होंने ब्रिटिश इंडिया के समय जो भारत की स्थिति उस पर टिप्पणी की थी। तो कैथरीन मेयो, एडल्स हैक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी। बंगाल में भी अकाल आया था कब? 1943 ईस्वी में। 1547 के बाद भारत में पुर्तगाली उपनिवेश रह गया था। कौन सा? तो गोवा था पुर्तगाली उपनिवेश। किसका था? तो पुर्तगाली का। 15 अगस्त 1947 के बाद भी। मैंने भारतीय नौसेना विद्रोह की चर्चा की थी आपके सामने। तो भारतीय नौसेना विद्रोह 1946 में हुआ था। मुंबई और कराची से रॉयल इंडियन नेवी जो है उन्होंने विद्रोह कर दिया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने महिला शिक्षा पे बहुत काम किया। उन्होंने बेथिन स्कूल की स्थापना की। कहां पे? कलकत्ता में। तो पूछ देते बेथिन स्कूल की स्थापना किसने की, किस चीज से रिलेटेड था, कहां पे था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इसी तरह इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना की। कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। डब्ल्यू.सी. बनर्जी प्रथम भारतीय ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़े। ये पहले मैं बता चुका हूं डब्ल्यू.सी. बनर्जी के बारे में। ब्रिटिश संसद सदस्य, इसके प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी, जो कि ब्रिटेन का जो संसद है उसके प्रथम भारतीय सदस्य थे दादा भाई नौरोजी। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रारंभ कब से हुआ? 1892 में। परोक्ष निर्वाचन में बताया था 1892 का जो एक्ट था, चार्टर्ड एक्ट, उसमें आया था ये चीज। तो भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रारंभ हुआ। अब थोड़ा अंबेडकर जी के बारे में जानते हैं। पहले तो यह जान ली कि अबुल कलाम आजाद देवबंद से जुड़े हुए थे। अंबेडकर जी के बारे में सिद्धार्थ कॉलेज जो संबंध से रिलेटेड है, मूक नायक पत्रिका उन्होंने निकाली थी 1920 ईस्वी में। डिप्रेस क्लास इंस्टीट्यूट 1922 ईस्वी में उन्होंने स्थापना की थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस समिति द्वारा सर्वसम्मति रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। मतलब ये जो है एक सीक्वेंस कभी कभी पूछ देते हैं, थोड़ा छोटा करके दिखाऊंगा आपको। ये सीक्वेंस पूछ देते हैं। सबसे पहले जालियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस समिति द्वारा सर्वसम्मति रिपोर्ट की प्रस्तुति की गई। उसके बाद टर्की को शांति शर्तों की घोषणा, मतलब उस पर जो लादा गया था शांति शर्त, उसकी घोषणा की गई। फिर बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ और फिर कलकत्ता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। यह सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत नजदीक नजदीक के समय में हुआ है, तो ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में। केरल में प्रथम साम्यवादी सरकार 1957 में। गांधी, देखिए गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा, उन्होंने कहा था। कब कहा था? तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में। कराची अधिवेशन में छोड़ दिया हूं, वो बाद में बताऊंगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन यरवदा जेल से शुरू किए थे उन्होंने। कुछ और फैक्ट्स हैं, बिल्कुल फैक्ट्स हैं। इनफैक्ट आप लोग देख लीजिएगा, इसको मैं डाल दूंगा। आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अल्लाह बख्श, खकसार पार्टी अल्लाह मशरिकी, कृषक प्रजा पार्टी फजरुल हक, अवध किसान सभा जवाहरलाल नेहरू, ये सब कौन कौन स्थापना की है वो है। यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान, ऑल इंडिया किसान सभा आचार्य नरेंद्र देव, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी एम.एन. राय, धरसना रेड सरोजिनी नायडू, ये रिलेटेड हैं। गांधी इरविन समझौता सांप्रदायिक, अब देखिए ये सीक्वेंस है। गांधी इरविन समझौता के बाद सांप्रदायिक निर्णय, पंचायत जिसको बोलते हैं, उसके बाद पुनः पैक्ट। पुनः पैक्ट किसके बीच में हुआ था?
बताया था मैं आपको अंबेडकर जी और गांधी जी के बारे बीच में। अच्छा, वर्धा का सत्याग्रह आश्रम वो जमनालाल बजाज के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापना हुआ था बम्बई एसोसिएशन का। इस तरह लाला लाजपत राय, लाहौर का राष्ट्रीय विद्यालय इन्होंने स्थापना किया था लाला लाजपत राय ने। अगस्त घोषणा से रिलेटेड कौन है? मॉन्टेग्यू। अगस्त प्रस्ताव 1940 में जो आया था उससे रिलेटेड है लिलित को। पूछ देते हैं, कितना कंफ्यूजिंग है, अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव। अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू, अगस्त प्रस्ताव लिलित को। अगस्त फिर संकल्प है गांधी जी के द्वारा। बेबेल योजना 1945 ईस्वी में आई थी। वो दो भारत में जो संविधान सुधार हो रहे थे उसी सब दिशा में बेबेल योजना आई थी। आगे चलिए, दीपावली घोषणा पत्र 1929 में डोमिनियन स्टेटस के लिए आया था। फिर कुछ समितियां हैं जो पूछ देते कि बटलर कमेटी, मैं बताया आपको, भारत में भारतीय राज्य जो थे और ब्रिटिश शासन जो था उसके बीच के संबंध के लिए ये बटलर कमेटी आई थी। हार्टोग रिलेटेड थी शिक्षा से, स्टैडलर भी शिक्षा से रिलेटेड थी। हंटर कमीशन जो आया था वो जालियाबाग हत्याकांड से रिलेटेड था। इस तरह मूडीमैन कमेटी ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के समय आया था। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा लिखी है वो मूल रूप से गुजराती में लिखी है, क्योंकि गुजरात के ही थे तो गुजराती में लिखी है। हिंदू कॉलेज कलकत्ता भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में सहायता के लिए प्रथम संस्था है ये हिंदू कॉलेज कलकत्ता। इसी तरह थियोडोर बेग जो है वो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना में इनका योगदान है, लियोडर बेग की। नेशनलिस्ट पार्टी मदन मोहन मालवीय के द्वारा फॉर्म किया गया था। नेशनल लिबरेशन फ्रंट तेज बहादुर सप्रू के द्वारा। मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग ने कब मनाया थी बता चुका हूं मैं, 1939 ईस्वी में। सहायक संधि थोड़ा सा पुराना फैक्ट है, 1798 ईस्वी में। अब ये देखिए ये सीक्वेंस है, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, बेबेल योजना, कैबिनेट मिशन 1946, हाँ भारत 1942, ये भी 1942 में। तो अगस्त प्रस्ताव के बाद आता है क्रिप्स योजना, उसके बाद फिर भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। सी राजगोपालाचारी योजना भी इसी समय आता है भारत छोड़ो आंदोलन के जस्ट बाद। उसके बाद बेबेल योजना, फिर कैबिनेट मिशन, फिर फाइनल माउंटबेटन योजना 1947। ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा। कांग्रेस संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव 31 दिसंबर 1929 को लाई थी। पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। यही हिस्टोरिकल फैक्ट है, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, इसीलिए हमारा जो गणतंत्र दिवस रखा गया है 26 जनवरी को रखा गया है। आगे चलिए, दांडी मार्च किस आंदोलन से रिलेटेड है आप बताइएगा? 12 मार्च 1930 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931 को। ये भी पूछ सकते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भी पूछ सकते हैं सीक्वेंस कब हुआ था, उसमें क्या चीजें हुई। अंबिका चरण मजूमदार लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे, 1916 में हुआ था अध्यक्ष। 1916 वाला बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, मैं बताया था आपको, लखनऊ अधिवेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था। क्यों? नरम दल गरम दल भी मिले थे और मुस्लिम लीग और कांग्रेस में भी कुछ दिनों के लिए एकता आई थी। अनुसुईया बेन ये अहमदाबाद मिल्क आंदोलन से रिलेटेड है, अनुसुईया बेन। वल्लभ भाई पटेल खेरा आंदोलन से रिलेटेड है। अब देखिए फिर सीक्वेंस है, बंग भंग निर्णय, ये अक्सर पूछते हैं, सीक्वेंस पूछते हैं ये, क्योंकि हिस्ट्री क्या है, क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स है ना, तो वो पूछते हैं सीक्वेंस को। बंग भंग निर्णय, फिर स्वराज कांग्रेस का उद्देश्य, फिर स्वदेशी आंदोलन की घोषणा, फिर सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट भी बताया था मैं 1907 वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फैक्ट चलते हैं, क्लीमेंट इटले ने कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है। सर स्टोफर्ड क्रिप्स क्या बोले थे कि यहाँ मतलब भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए। देखिए क्रिप्स मिशन जब आया था उस समय की ये बात हो रही है। अब संविधान सभा द्वारा कुछ ये फैक्ट्स हैं। शक संवत एक चैत्र मतलब 22-21 मार्च को जो है वो एक चैत्र होता है, शक संवत अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। इसके द्वारा कब कब अपनाया गया, क्या क्या चीजें हैं? शक संवत को अपनाया गया डेट के लिए, जो कि एक चैत्र जो होता है वो पहला चैत्र और 22-21 मार्च के दिन फॉल करता है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया। ये फैक्ट्स पूछते हैं। कुछ एक और सीक्वेंस है,
चंद्रशेखर आजाद जी की मृत्यु होती है, उसके बाद गांधी इरविन समझौता है, फिर भगत सिंह जी को फांसी होती है, फिर कराची अधिवेशन होता है 1931 में। अब बुक्स पूछते हैं, बुक्स बहुत सारे पूछते हैं, कुछ मैं बताऊंगा, कुछ आप फैक्ट्स देखिएगा। जैसे एनी बेसेंट की किताब थी न्यू इंडिया, मनुबेन बापू माय मदर, लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया, रफीक जकारिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, वैलेंटाइन शिरोल इंडियन अनरेस्ट। बहुत बार पूछे गए हैं ये सब क्वेश्चन। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ए नेशन इन द मेकिंग, राजा राम मोहन राय परसेप्ट ऑफ जीसस, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर आवर इंडियन मुसलमान्स। इसी तरह के दत्ता की किताब है मूवमेंट इन बिहार, ताराचंद जी लिखे हैं हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, और यही चीज लिखे हैं बिहार के लिए के दत्ता ने। सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल, दुर्गादास की किताब है इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर। अब इधर चलिए, बंकिम चंद्र चटर्जी की किताब है दुर्गेश नंदिनी, लॉरी कॉलिंस एंड डेमिनिक लेपियर फ्रीडम एट मिडनाइट। ये सब किताबें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब आगे चलिए। कुछ किताबें 1857 जो रिवोल्ट हुआ था उससे रिलेटेड हैं किताबें, वो भी पूछते हैं। सिपाही म्यूटनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 आरसी मजुमदार ने लिखी थी। द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। अवध इन रिवोल्ट रुद्रांशु मुखर्जी ने लिखी थी ये किताब। फिर सिविल रिबिलियंस इन द इंडियन म्यूटनीज, ये एस.बी. चौधरी ने लिखी थी। और ये बहुत सारी किताबें हैं जिसको आप लोग कर लीजिएगा, मैं आपको इसको फैक्ट्स दे दूंगा, ये पीडीएफ, वो आप देख लीजिएगा इसको। जैसे बंदी जीवन सत्यनाथ सान्याल, इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड भगत सिंह, खास करके जो जैसे अरविंदो घोष युगांतर, तहजीबुल अखलाक सैयद अहमद खान, विपिन चंद्रपाल की ऐलान हक, द ड्रीम लैंड लाला रामशरण दास, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा, ये बड़े क्रांतिकारी थे ये भी। अनहिलेशन ऑफ कास्ट, ये अंबेडकर जी द्वारा। द फिलॉसफी ऑफ बम भगवती चरण वोहरा, है ना। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिसको आप लोग पढ़ लीजिए। इसमें बताने लायक कुछ भी नहीं है, याद करना ही होगा इसको, और कोई उपाय नहीं है आपके पास। और भी देखिए किताबें हैं, मदर इंडिया कैथरीन में पूछा हुआ है, झंडा गिर श्यामलाल प्रसाद, पूछे हुए क्वेश्चन हैं सब। सोजिए वतन प्रेमचंद लिखे हैं, है ना। बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान, सुबह आजादी फैज अहमद फैज। ठीक है, अब कुछ कला और संस्कृति पे लेके चलते हैं ना, कला संस्कृति को लेके चलते हैं फाइनली। कुंभ पता है आपको 12 साल में होता है, प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन 4 जगह पे होता है। पूछ देते हैं क्वेश्चन, कहाँ कहाँ होता है, कितने साल पे होता है। ओनम अतापू केरल, महाबली की पूजा होती है इसमें, कहाँ पे होता है तो केरल में होता है ओनम। पोंगल कहाँ पे होता है, तमिलनाडु में होता है। तमाशा क्या है, संगीत नाटक है जो कि महाराष्ट्र में होता है। सिंगे खबाब पूछा, सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, है ना, जम्मू कश्मीर में। अच्छा, आदि शंकराचार्य 4 मठ की स्थापना किए थे, कहाँ पे, जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। श्रीशैलम ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के निकट है ये श्रीशैलम। ताबो मठ हिमाचल प्रदेश में है। लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है तो सिक्किम में। ये क्वेश्चन सब पूछे हुए हैं क्वेश्चन, कभी हो सकता है रिपीट भी हो जाए। एक चपचार कुट त्योहार है, एक फेस्टिवल है चपचार कुट जो कि मिजोरम में मनाया जाता है। इटमा लोहार मेला ये भोपाल में लगाया जाता है। फिर संस्कृत की प्रथम विश्वविद्यालय पिट्स कहाँ पे, फ्रांस में। चुंबकीय दिशा यंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, जवामिल हिकायत में। जो कंपास जो होता है उसका सबसे पहला जो उल्लेख है जवामिल हिकायत किताब है उसी में। अच्छा, मंदिर भी कुछ पूछ देते हैं। विद्याशंकर मंदिर की तरह कर्नाटक में, राजरानी मंदिर उड़ीसा, कंदरिया महादेव मध्य प्रदेश, भीमेश्वर आंध्र प्रदेश, अलची लद्दाख, चित्रगुप्त स्वामी कांची। त्यागराज आराधना त्योहार तंजावुर में मनाया जाता है। मीमांसा दर्शन क्या है, ये मुक्ति के लिए है, कर्म से मुक्ति। जागर पद्धति ईश्वर की पूजा की पद्धति है एक, जागर पद्धति कहां से रिलेटेड है, ये उत्तराखंड के।
कुछ कलाकार भी पूछे जाते हैं, कलाकार देख लीजिएगा। ओडिसी मधुमिता रावत हो गए, संतूर भजन सपोरी हो गए, तो ये सब पूछते हैं। देबू चौधरी किस रिलेटेड हैं, सितार से, मतलब कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। फिर गायक भी, ध्रुपद गायन जो है वो किस चीज से रिलेटेड है, भक्ति और अध्यात्म से रिलेटेड है। मंत्रों के लिए संस्कृत शब्दों पर आधारित है ये ध्रुपद जो गायन होता है। और उसके उमाकांत व रमाकांत गुंडेचा जो है उसके प्रमुख ध्रुपद गायक हैं। राधा गोविंद संगीत सार किसने लिखी थी, तो सवाई प्रताप सिंह ने लिखी थी। राग तोरी कब, ये पूछते हैं कब राग तोरी कब गाया जाता है, तो सुबह के समय गाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो मैं बता रहा हूं। ये देखिए, ये 4 डांस जो इंपॉर्टेंट डांस है कहाँ कहाँ है। भरतनाट्यम अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं, आप लगे तो डायग्राम देख के याद कर लीजिएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु का नाच है। मोहिनी अट्टम केरल। कथक उत्तर प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। यक्षगान कर्नाटक। पूछते हैं अक्सर। कुचिपुड़ी में जो है कहानी हो चलती है ना, लेकिन भरतनाट्यम उस टाइप की कोई कहानी नहीं चलती। इसी तरह कुछ लोक नृत्य हैं, जैसे राजस्थान का घूमर हो गया, 13 ताली लोक नृत्य हो गया। असम में बिहू मनाया जाता है, बिहू है। ओजापली है। आंध्र प्रदेश में बुर्रा है। हिमाचल प्रदेश में नटी है, लुड्डी है। तो ये सब फैक्ट्स पूछते हैं। कारागाम एक धार्मिक नृत्य है जो कि तमिलनाडु में होता है। तो ये लास्ट है। फिर कलारियपट्टू एक मार्शल आर्ट है ये, जैसे जुडो कराटे वगैरह होता है, तो दक्षिण भारत का प्राचीनतम मार्शल आर्ट है। जो देखते होंगे आप लोग ऐड, वो सोना चांदी चंद्रप्राश में, उसमें कलारियपट्टू को दिखाया गया है। कलमकारी दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी है कलमकारी, ये दक्षिण भारत की है। पूछते हैं मेघालय का नृत्य कौन है, लोहो एक है, मेघालय का है। इसी तरह से आप सारे फैक्ट्स को देखेंगे। मैं ये फैक्ट कोशिश करूंगा आपको पीडीएफ में जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें डाल देने के लिए इस वीडियो में अभी तक। फिर हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी की भी, और जो एंशियंट और मिडेवल इंडियन हिस्ट्री है उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।